देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन अपन लोगों ने पिछली बार करा था कि किसी बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक मास के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद में उसकी डायरेक्शन देखेंगे, किसी दूसरे मास के कारण भी निकालेंगे और फिर उसकी डायरेक्शन देखेंगे, और फिर उसका क्या करेंगे अपन, अगर सभी की डायरेक्शन सेम आ रही है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, और सभी की डायरेक्शंस अलग अलग आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स लेकर फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं बेटा। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। लास्ट टाइम मैंने आपको उसका कंसेप्ट समझा दिया था कि किसी एक मास के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है तो वो कंटिन्यूस बॉडी है, और कंटिन्यूस बॉडी को हम क्या मानेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना मानेंगे। एक एलिमेंट के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल कर फिर उसकी डायरेक्शन देखेंगे, किसी दूसरे एलिमेंट के कारण भी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल कर उसकी डायरेक्शन देखेंगे। अगर सभी की डायरेक्शन सेम आ रही है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, और डायरेक्शन अलग आ रही है तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल कर ई एक्स और ई वाई निकालेंगे और फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे। अब यार यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, है ना। तो कुल मिलाकर अगर मैंने यहाँ पर ये पूछा है कि ड्यू टू अ रॉड, ड्यू टू अ रॉड कहाँ पर, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर अलोंग एक्सियल लाइन, इस रॉड का मास ए में इसकी लेंथ एल है, तो अगर मैं यहाँ पर एम नॉट मास रखता हूं तो फोर्स एक्टिंग ऑन एम वन, एम नॉट क्या होगा, फोर्स ऑन एम नॉट किसके बराबर होगा, ये आपको डिराइव करके दिया था मैंने, ए फिजिकल टू जी एम नॉट अपॉन एक एंड से डिस्टेंस एल प्लस एक्स। एक्स को मैं ऐसा करता हूं, आर ले लेता हूं तो पिछला वाला जैसा लगेगा, आर प्लस एल इंटू आर। गॉट इट। तो उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी ड्यू टू दिस रॉड, एफ बाय एम नॉट यानी कितना होगा, जी एम अपॉन आर इंटू आर प्लस एल, आर इंटू आर प्लस एल। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब उसके बाद में ये इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं क्योंकि जो ये मेथड थी उससे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद में इस रॉड के कारण जिसका मास ए में लेंथ एल है, इसके एंगल बाइसेक्टर पर आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या आ गई, ये यहाँ के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी बताइए, जी, बताइए एम, मास ऑफ द रॉड है एम, इस एंड से सेंटर से डिस्टेंस और इस एंड से डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 4 की पावर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रॉड along एंगल बाइसेक्ट एट डिस्टेंस r। फिर उसके बाद में आपको ये एक सेमी सर्कुलर रिंग, ये रिंग है, मास ए में रेडियस r है, मास ए में रेडियस r है, सेमी सर्कुलर रिंग है। उसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर आएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू साइन पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है तो 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। गॉट इट। ये आया था आपका फॉर्मूला। फिर ये क्या है, एम मास है, आर रेडियस है,
इसका मेजर ऑफ एंगल कितना है, थीटा है। इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर जाएगी एंगल बाइसेक्टर का, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। ठीक, ओके। एंड देन नेक्स्ट, ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, नंबर 4। नंबर 5 वाला फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सब तो मैं आपको डिराइव कर चुका हूं क्योंकि फोर्स में बता दिया था। अब है एक इनफाइनाइट लाइन मास। इनफाइनाइट लाइन मास यानी कि ये वायर जो है उसकी लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू है लैम्डा, यानी मास पर यूनिट लेंथ कितनी है देवांश, लैम्डा। तो इसके कारण यहाँ से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ होगी और उसकी वैल्यू होगी 2g लैम्डा अपॉन आर। इसका प्रूफ जो है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, है ना, तो वहाँ पर ही मैं कराऊंगा। ओके, तो अभी आप 2g लैम्डा अपॉन आर, 2 इज नंबर, g इज कांस्टेंट, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ अपॉन r, r इज द रेडियस। ओके, 2g lambda upon r is the formula for infinite line mass of linear mass density lambda। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करना पड़ेंगे। ड्वेल एडवांटेज है, क्यों, क्योंकि अभी तो आप सीखोगे ही, उसके बाद में यही चीज़ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आती है और उसके क्वेश्चंस 100% आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और सेम यानी कि इसके फॉर्मूले को हम जिस तरह से निकाल कर सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें आपको ग्रेविटेशन में भी फ़ायदा मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी फ़ायदा मिलेगा, और मैग्नेटिक्स में भी फ़ायदा मिलेगा। अब उसके बाद में मैं कुछ डेरिवेशंस की बात करता हूँ, है ना। अभी तक तो क्या है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दी, है ना, कितने लोगों के, 5-6 फार्मूलों का, है ना। एक वायर के कारण, कौन से, अलोंग एक्सेल लाइन, एक रॉड की इक्वेटोरियल लाइन पर, तीसरा रिंग, सेमी रिंग, फिर सेगमेंट ऑफ द रिंग, है ना। नेक्स्ट है ये है एक कंप्लीट रिंग, इसका मास ए में, रेडियस आर, इसका मास ए में, इसका रेडियस आर है बेटा। इसके कारण इसके सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी, समझ में आया, इसके सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी। इसको हम निकालने के लिए बहुत इजी तरीका है। हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा कि रिंग छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, एक पार्ट के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे, फिर दूसरे पार्ट के कारण निकालेंगे, और उस तरह से डायरेक्शन देखकर फिर हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर मैंने सपोज करा कि एक पार्ट ये है, गॉट इट, ये एक पार्ट आ गया, इसकी लेंथ आ गई dl, इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। अगर ये एंगल है d थीटा, तो इसके जस्ट अपोजिट एक और पार्ट होगा जिसकी भी लेंथ dl होगी, और उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट होगी, है ना। एक बार समझा देता हूँ कि एक रिंग के कारण कहाँ पे निकालना है, कंप्लीट रिंग एट सेंटर। अगर कंप्लीट रिंग के कारण सेंटर पर निकालना है दोस्त, तो क्या बात है कि हर एक छोटे से एलिमेंट के अपोजिट एक एलिमेंट है, जिसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसलिए कंप्लीट रिंग के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द सेंटर क्या होगी, 0। तो फॉर ईच स्मॉल एलिमेंट, है ना, we
वन another एलिमेंट, है ना, फॉर विच इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट सेंटर इज इक्वल एंड अपोजिट। हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा एलिमेंट और होता है जिसके लिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, बराबर होती है और अपोजिट होती है। जैसे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर मान लिया जिसकी लेंथ है dl, तो उसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आएगी रे, g, इस छोटे से एलिमेंट का मास dm अपॉन r, इसका भी मास dm होगा तो इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गई, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंप्लीट रिंग के कारण कितनी आएगी, सेंटर पर 0। ठीक है, फिर इसके बाद में अब थोड़ी सी मस्ती वाली चीजें शुरू होती है जो कि दिमाग वाली है, अच्छी है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग along axial line, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग along axial line। अगर अभी सीख लोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायरेक्टली इनके फार्मूले दिखाऊंगा और उसके आगे के डेरिवेशंस कराऊंगा, है ना। अगर यहाँ पर मैं आपको अभी तक 4-5 डेरिवेशन करा चुका हूँ तो और बहुत सारे भी हमारे बचते हैं जो हम आगे बताएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक रिंग है, दिस इज ए रिंग, मास m है, रेडियस r है, ये इसका सेंटर, एक्सियल लाइन का मतलब उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन। अब एसी लाइन हम खींचते नहीं है, हम कैसी लाइन खींचते हैं, ये। तो यहाँ पर रिंग का रेडियस है r, मास m है, इसकी एक्सियल लाइन पर इन्हें यहाँ से x डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी। दो तरह के विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ, एक ये रिंग और ये पॉइंट, और दूसरा एक रिंग एसी और वो पॉइंट कहाँ पर आएगा फिर बोर्ड पर। तो दूसरी रिंग कहाँ पे है बेटा, यही है, दूसरी रिंग कहाँ पर है, दिस, ये रिंग ऐसी रखी हुई है और इसकी एक्सियल लाइन कहाँ पर आएगी, बोर्ड, करेक्ट। तो जब मुझे इस रिंग का मास a में लेंथ l है और उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है एट द सेंटर, तो मैं क्या करूँगा कि इस रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट लूँगा AB, जिसकी लेंथ dl है, जिसका मास dm है, उसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी। ये डिस्टेंस कितनी है x, ये डिस्टेंस कितनी है r है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, √r² प्लस x²। इसके कारण इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर आएगी। द सेम वी कैन से दैट कि एक छोटा सा पार्ट है AB, उसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किधर आएगी, इधर। ये रिंग हो गई, ये एक्सियल लाइन हो गई, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इधर जा रही है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है DEG, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिखता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास व्हाट, dm, दैट इज DEG इज इक्वल टू, सब बोलो, G dm अपॉन r² होता है, r² प्लस x² का स्क्वायर रूट हटिए। लेकिन दोस्त इसकी डायरेक्शन इधर आ रही,
अगर इसके जस्ट अपोजिट एक और एलिमेंट है ए डैश बी डैश, तो उसकी डायरेक्शन किधर आएगी, इधर आएगी। इस तरह से ये जो रिंग थी, इसका ये एक्सिस था, इसके इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी जाएगी पता है, ये ऐसी घूमेगी। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट था तो ये ऐसे जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो DEG है वो क्या करता है, फॉर्म्स अ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। DEG क्या कर रहा है, एक कोन बनाता है जिसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, थीटा। अब अगर मैं DEG के कंपोनेंट्स लेता हूं दोस्त, तो DEG का ये कंपोनेंट आएगा DEG cos थीटा, और DEG का ये कंपोनेंट आएगा DEG sin थीटा। वैसे इस DEG का कंपोनेंट क्या आएगा, DEG cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, DEG sin थीटा। तो यहां पर DEG sin थीटा क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल ईच अदर। तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आती है, इंटीग्रेशन ऑफ DEG cos थीटा अंडर अ सुटेबल लिमिट। DEG की वैल्यू क्या है, G dm अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, cos थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से होगा, यानी x अपॉन हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। इट विल बी G, x तो कांस्टेंट है, अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dm आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm यानी कि dm 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 पूरी रिंग के लिए, तो वो टोटल मास ऑफ द रिंग आ जाएगा। तो उसकी लिमिट क्या आएगी, 0 से m तक, यानी आंसर क्या आ रहा है, gmx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग अलोंग द एक्सियल लाइन इज व्हाट, gmx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। आया समझ में? इट इज द फर्स्ट डेरिवेशन। उसके पहले के जो है वो डेरिवेशन को हम लोग फोर्स बिटवीन रॉड एंड मास के बीच में करके डायरेक्टली अभी यहाँ पे निकाल लिया था कि मास पर यूनिट से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बेटा ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा पहली बार आ रहा है शायद से, इस तरह का gmx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पर जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ेगी, लेकिन x की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, 0, क्योंकि x इज 0। फिर सेंटर से दूर जाने पर, यहाँ से दूर जाने पर, यानी x बढ़ने पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पहले बढ़ेगी, मैक्सिमाइज होगी और फिर कम होकर 0 हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी नीट में आते हैं कि यहाँ से जाने पर क्या होगा वगैरह, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो लैंग्वेज में आते हैं वो ऐसा बना देते हैं, बाकी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमाइज कब हो गई, EG becomes maximum for what x के किस वैल्यू के लिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, gmx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dEg/dx निकालना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। gm कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर का क्या होगा, स्क्वायर, डिनोमिनेटर यानी एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर व्हाट 3/2, डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी 1 माइनस न्यूमरेटर यानी x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर का 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, r स्क्वायर का 0। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dEg/dx को हम क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे। 0 से इक्वेट करा तो
जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम, न्यूमरेटर में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन निकाल देता हूँ। यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, ये कॉमन आ गया तो ये माइनस 3x स्क्वायर अपॉन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3। इसको इक्वेट कर रहे हैं जीरो से, यानी क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू आर बाय रूट प्लस। तो फॉर x इज इक्वल टू आर बाय रूट टू द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, है ना। नीट में ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। जेई में यहाँ पर आपसे ग्राफ पूछे जाते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ क्या है, और वो ग्राफ को लैंग्वेज में बताना ये कंसेप्चुअल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं वाई एक्सिस पे लेता हूँ, एक्स एक्सिस पर एक्स को लेता हूँ। ओके, एक्स जीरो है, ये रिंग है, ये रिंग है, ये इधर का एक्स, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किधर, इधर, और आगे टुवर्ड्स द रिंग। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी, ये एसी होकर फिर ये एसी होगा। ये एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, आर बाय रूट, आर बाय रूट टू, पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, मैक्सिमम। अच्छा, इधर की तरफ इधर की डायरेक्शन में, और इसके इधर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। तो अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोल रहा हूँ तो ये वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन देखना पड़ती है। तो इसके इधर को अगर मैं इधर के तरफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को मैंने प्लस लिया तो इधर की माइनस आएगी, या इधर वाले को माइनस लिया तो इधर वाला प्लस आएगा। एनीवे यहाँ पर इसका ही ग्राफ ऐसे ही आएगा बिल्कुल, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस आर बाय रूट। ओके, या फिर अगर इसका मॉड वाला पूछा जाता है तो फिर दोनों के प्लस में, दोनों के प्लस में आएंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड रिंग के सेंटर पर जीरो होकर इट बिकम्स जीरो अगेन एट इंफिनिटी, इट बिकम्स मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट। ओके, तो ये था आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग। आया समझ में। इसके बाद में एक डिस्क का भी आता है, वो डिस्क का डेरिवेशन जो है मैं अभी नहीं, कहाँ पे पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल सेम है बेटा फॉर्म, ठीक है, डेरिवेशन भी बिल्कुल सेम है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आधा अभी करते हैं, आधा इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं। बहुत बड़े टॉपिक से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा टॉपिक है, ठीक। अभी उसके बाद में अपन लोग एक काम करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर पढ़ते हैं, उसके सरफेस के बाहर, सरफेस पर और अंदर, है ना। तो क्या बता रहा हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। बेटा अभी के अभी ये याद कर लीजिए, काफी इजी भी है। ये सॉलिड स्फीयर, इसका मास a में, रेडियस r है, इसके कारण बाहर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब सेंटर से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी बाहर। ओके, अब इसको डिराइव करना है, इसको समझाना है। तो देयर आर वन मेथड, टू मेथड, है ना। फर्स्ट मेथड जो है वो है यहाँ पर गॉस थ्योरम से, और गॉस थ्योरम हम यहाँ पे नहीं, कहाँ पे सिखाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। दूसरी मेथड है कि इसका बाहर इसकी ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती, उससे समझा। तो मैं अभी यहाँ पर ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स के बाहर कैसी होती वो बता रहा हूँ, ठीक है।
देखिए इसके बाहर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, वो ऐसा, तो ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स outside the sphere is same as, इसके बाहर का जो ग्रेविटेशनल लाइन ऑफ फोर्स है वो क्या है, रेडियली इनवर्ड लाइन है ना, जो कि सेंटर की तरफ जा रही, इज ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स due to a point mass placed at center। मैंने आपको बताया था कि स्फीयर इज कंसीडर एज ए पॉइंट मास, है ना, क्यों, क्योंकि स्फीयर के सराउंडिंग में इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं ये विजुअलाइज करा रहा हूँ कि जो भी स्फीयर, सॉलिड स्फीयर होता है, उसके बाहर ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्स किसकी जैसी होती है, एक पॉइंट मास जो कि सेंटर पर है। तो इसलिए we can consider entire mass capital M is now placed at the center, है ना, therefore we can assume sphere as point mass placed at center। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड उसके आउटसाइड किसके बराबर होगी, उसके आउटसाइड किसके बराबर होगी, जहां पर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, एक पॉइंट मास जो कि यहां पर रखा है, एक पॉइंट मास से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर होती है, जी एम अपॉन आर। तो ये आया आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास एट अ पॉइंट पी जो कि आउटसाइड लाई कर रहा है। समझ में आया? इसका डेरिवेशन जो है वो सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन है, कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है कि इसकी इस स्फीयर के कारण जो फील्ड है वो किसकी जैसी है, एक पॉइंट मास जो कि कहाँ पे रखा हो, यहाँ पे रखा हो, ठीक है। सेकंड है ऑन सरफेस, सरफेस पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आएगा, तो क्या होगी, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ऑन सरफेस। तीसरा कहां पर आएगा, इनसाइड। तो इनसाइड अगर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है मुझे, इनसाइड जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, तो तीसरा आ रहा है इनसाइड, जहां पर आर लेस देन क्या है, कैपिटल आर। इनसाइड निकालना है आर लेस देन कैपिटल आर। इनसाइड ये किसके कारण होगी, नॉट ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, जो इनसाइड वाला है उसका स्फीयर का मास कितना होगा, एम डैश। तो इनसाइड इट occurs due to sphere of radius smaller, mass m dash। ये किसके कारण ऑकर हो रहा है, कंप्लीट स्फीयर के कारण नहीं, जैसा मैंने आपको वेरिएशन ऑफ जी में बताया था
वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्विवेलेंट टू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। तो इनसाइड यहाँ पे g इज इक्वल टू क्या होता है, इजी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम न्यूमेरिकली। तो इनसाइड g इज इक्वल टू क्या होगा, g m डैश अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। m डैश की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, m डैश की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, g m डैश यानी कितना, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r स्क्वायर। रो की वैल्यू क्या होगी, m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो एक तो फॉर्मूला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या आ गया, g रो इंटू 4/3 पाई r। दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा, इसकी वैल्यू रो की वैल्यू रखना, तो g m r अपॉन r, g m r अपॉन r। समझ में, आप वैल्यू रखो ना रो की, m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल होगी। तो these are the formula due to the intensity of gravitational field due to the solid sphere inside outside this sphere। इसमें आपको एक ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है, इसमें आपको एक ग्राफ पूछा जाता है, और वो ग्राफ जो है ना, इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये आर है। जैसा मैंने आपको बताया था कहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, कि सेंटर से दूर जाने पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पहले लीनियरली बढ़ रही है, यस सर, क्योंकि जी एम आर अपॉन आर क्यूब है, इट बिकम्स मैक्सिमम एट आर इक्वल टू आर, यानी सरफेस पर मैक्सिमम होगी। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और उसके बाहर ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। इट इज जीरो एट सेंटर एंड इट इज जीरो एट इंफिनिटी। तो वो ग्राफ जो है ना, ये पूछे जाते हैं जेई में, ग्राफ से पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, नीट में वो लैंग्वेज से ज़्यादा पूछते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर या फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से ऊपर या नीचे दोनों जाने पर डी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से ये जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड द सेम थिंग is for intensity of gravitational field due to a hollow sphere at various point। कौन सा, due to a hollow spherical shell, hollow spherical shell, ओके। देख ये है हॉलो स्फीयर, इसका मास m है, रेडियस r है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस r हो गई। इसके आउटसाइड, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड r डिस्टेंस। हॉलो स्फीयर भी बाहर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके जैसी होती है, लाइक अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर, यस और नो, आया ना। तो इसलिए दिस
स्फेरिकल शेल इज इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट मास प्लेस एट दिस पॉइंट। तो इसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ गई, जी एम अपॉन स्मॉल आर। ऑन द सरफेस वी हैव सेम फॉर्मूला, ये सरफेस के लिए हो गया, ये आउटसाइड के लिए हो गया। सरफेस के लिए क्या हो गया, जी एम अपॉन कैपिटल आर। गॉट इट। तीसरा इनसाइड, इनसाइड, चलो इनसाइड, ये पॉइंट है आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये पॉइंट है। ईसी कहां पर दोस्त, इनसाइड। इनसाइड क्या होगा, जी एम डैश अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पर इसके अंदर आने वाला मास ही क्या है, जीरो। क्या है, जीरो है। तो एम डैश क्या होगा, जीरो, यानी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या आएगी, इनसाइड क्या आएगी, जीरो। तो इसका ग्राफ, अब ग्राफ तो क्या है भाई, पहले जैसे ही यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ पर आर, ये आर इक्वल टू आर है। अंदर की तरफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है दोस्त, जीरो। बाहर क्या है बेटा, Ag is inversely proportional to r square। तो जीरो एंड देन दिस, ये ग्राफ जो है वो फिर आप इससे आपको एग्जाम में साक्षात पूछे जाते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक डेरिवेशन वाला पार्ट कंप्लीट, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू वेरियस मास के कारण हमें निकालना होता है। इसमें कुछ चीज़ें अभी भी बची है, जैसे एक डिस्क के कारण, एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के मास के कारण, है ना। ये सब जो डेरिवेशन है वो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराऊंगा, क्योंकि वहाँ के फार्मूले और यहाँ के फार्मूले बिल्कुल समान है। तो इतना कॉपी कर लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास सेम है, रेडियस आर है। ये इसका सेंटर, सेंटर से √3r डिस्टेंस पर ये एक रिंग है, इसका मास m1 है, इसकी भी रेडियस r है ना। और रिंग का प्लेन ऐसा है, स्फीयर ऐसा रखा हुआ है, ओके। क्वेश्चन है, फाइंड फोर्स बिटवीन रिंग एंड स्फीयर। रिंग और स्फीयर के बीच में फोर्स निकालना, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर of mass m radius r, from a solid sphere of mass m and radius r, a sphere of radius r/2 is removed। सॉलिड स्फीयर जिसका मास a में रेडियस r है, उससे एक r/2 रेडियस का क्या करा हमने, स्फीयर को रिमूव कर दिया। गॉट इट। इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पर एक मास रखा है m0। फाइंड फोर्स बिटवीन स्फीयर एंड m0। स्फीयर और m0 के बीच में फोर्स निकालना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है इस साल मेंस में आया है, लेकिन उसने सेंटर से r/2 को हटाया, यानी मैंने यहाँ पर क्या है, ये टेंजेंशियल टच करते हुए उसने एग्जैक्टली सेंटर से ही हटाया r/2, वो और इजी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये एक शेल है, मास ए में रेडियस आर है। ये शेल है जिसका मास ए में रेडियस आर है। इस शेल के अंदर एक सॉलिड स्फीयर रखा है। ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास m1 है, रेडियस स्मॉल आर है। ये इसका सेंटर है O, ये इसका सेंटर है O1। इसका मास कितना है m1, शेल का मास है A। ओके, अब ये 3 पॉइंट्स हमने ले लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। ये पॉइंट नंबर 1 जो है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर। पॉइंट नंबर 2 को भी हम वही x डिस्टेंस पर मानते हैं, यहाँ से टेंजेंट से। पॉइंट नंबर 3 को भी हम यहाँ से x डिस्टेंस पर ही मानते हैं। ओके, x की वैल्यू अलग अलग है, ये x ये है, x ये है और एक ये x ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x क्या है, ग्रेटर देन r है लेकिन लेस देन 2r है। क्वेश्चन नंबर 2 में x क्या है, ग्रेटर देन 2r है बट लेस देन 2r। क्वेश्चन नंबर 3 में x ग्रेटर देन 2r। तो ये ऑल 3 पॉइंट पर फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट 1, 2 एंड 3। 1, 2 और 3 पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये एक रॉड है जिसका मास A में लेंथ L है। यहां से एंड से L डिस्टेंस पर ये पॉइंट है। ये दूसरी रॉड है, इसका भी मास A में लेंथ L है। ये L/2 है और एंगल बाइसेक्टर, L/2 है और एंगल बाइसेक्टर। ये भी डिस्टेंस L है। ओके, इस तरह की 2 रॉड्स रखी है। ये पॉइंट P है। आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर। आपको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है P पॉइंट पर इन दोनों रॉड्स के कारण। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको 1 बाय 1 इनको सॉल्व करके देखिए। नहीं आता तो मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो पहला क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना। पहला ऑब्जेक्ट रिंग है, दूसरा ऑब्जेक्ट स्फीयर। अगर ये दोनों को हम पॉइंट मास ले सकते हैं तो आंसर आता है Gm1 m2/r²। न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है ना। लेकिन मैं यहाँ पर इस स्फीयर को एज ए पॉइंट मास ले सकता हूँ लेकिन रिंग को नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द स्फीयर इनटू intensity of gravitational field at the center of sphere due to ring। सुनिए, फोर्स बराबर आपको ये सिखाया है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन m0। तो फोर्स किसके बराबर होगा, मास इंटू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर इसके और इसके बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे हम लोग, वी कैन कंसीडर स्फीयर एज ए पॉइंट मास। इसलिए हम लोग ये स्फीयर को एक पॉइंट मास यहाँ पे मान लेंगे और ये रिंग के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, मास ऑफ द स्फीयर है m इंटू इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू रिंग इज इक्वल टू क्या होगा, Gm1 x अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। यानी क्या होगा, m इंटू Gm1, x की जगह क्या आएगा, √3r अपॉन √3r का स्क्वायर यानी 3r² प्लस r² की पावर 3/2। ये 4r² आ जाएगा
उसकी पावर हाफ कितना होगा 2r, और 2r का क्यूब कितना होगा 8r क्यूब। तो आंसर इज GM_M1 √3r अपॉन 8r क्यूब। समझ में आया? दिस इज द फोर्स बिटवीन दिस टू। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना बेटा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इससे इजी क्वेश्चन जो है इस साल के अभी के मेंस की 1-2 शिफ्ट में आया है इसके जैसा। तो आपको इसमें काम कैसा करना है, सेंटर ऑफ मास या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शियल्स। आपको क्या निकालना है, एक सॉलिड स्फीयर में से इस पार्ट को हटाकर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। तो उसकी थॉट प्रोसेस क्या होगी कि हम यहाँ पर ये कंप्लीट सॉलिड स्फीयर के कारण यहाँ से r डिस्टेंस पर एक मास रखा है m0, कंप्लीट का मास कितना है m, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, लेट इट इज F1, लेट इट इज F1। F1 की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, GM_M0 अपॉन r², यस और नो, ठीक है। अब उसके बाद में हमने यहाँ से जो चीज हटाई है उसकी इस पर फोर्स, तो ये जो हटाया है इसका मास कितना आता है m/8, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी r/2 प्लस r, आया समझ में? और इन दोनों के बीच में फोर्स क्या आएगा F2, ये F1 था। तो F2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, GM/8 इंटू m0 अपॉन r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एक बार फिर आप इसे समझा देता हूं, आपको यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इस सॉलिड स्फीयर और इस मास के बीच में फोर्स निकालना है। तो कंप्लीट सॉलिड स्फीयर और मास m0 के बीच में फोर्स ये आ गया। ये जो शेल हटाया है वो इधर होगा तो अलग कंसेप्ट होगा, इधर होगा तो अलग होगा, और सेंटर पर होगा तो अलग कंसेप्ट होगा। तो उसका मास निकालना पड़ेगा, दैट इज m/8 इंटू m0 अपॉन r प्लस r/2, क्योंकि इसके सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस क्या आएगी r प्लस r/2। अब टोटल फोर्स क्या आएगा F1 माइनस F2, यानी आंसर क्या है GM_M0 अपॉन r² माइनस GM_M0/8 इंटू r प्लस r/2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व करना है, आए भी इस साल के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट था आपका ये वाला क्वेश्चन, ये 3rd और 4th प्रॉब्लम जो है वो काय के लिए रखी मैंने, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार रिसॉल्व करना क्वेश्चंस जो है, मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, है ना। तो एक बार घर जाकर इन क्वेश्चंस को रिसॉल्व करना। सुनिए, ये आपको अलग अलग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। दिस इज द कंसेप्ट इन विच एक स्फेरिकल शेल है, उसके बॉटम पर एक और सॉलिड स्फीयर रखा है। तो ये एक से विच इज ग्रेटर देन r एंड लेस देन 2r, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी x माइनस r। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन आता है जिसमें x इज ग्रेटर देन r बट लेस देन 2r है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अरे भाई, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी सॉलिड के कारण भी आएगी और हॉलो के कारण भी आएगी, और उसका सम आएगा। सॉलिड स्फीयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, g, इसका मास है m1, सेंटर से डिस्टेंस है x माइनस r अपॉन r बटा बेटा, ये सॉलिड स्फीयर के कारण इससे इसका मास अगर m है,
इसकी रेडियस r है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? gmr अपॉन r क्यूब। बताया? तो gmr की जगह सेंटर से डिस्टेंस दैट इज x माइनस r अपॉन r क्यूब। और हॉलो स्फीयर के कारण अंदर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आती है? g। तो इट इज द आंसर ऑफ 1, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर है वो, तो फर्स्ट पॉइंट। तो हॉलो स्फीयर के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? 0। फिर x ग्रेटर देन 2r बट लेस देन 2r। अगेन दैट द सेकंड पॉइंट इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है। तो Eg एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू क्या होगा? E डी टू सॉलिड स्फीयर प्लस E डी टू हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण इस स्फीयर के बाहर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x है, लेकिन सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? x माइनस r। तो ये क्या आएगा? g आउटसाइड है, g m1 अपॉन x माइनस r का प्लस हॉलो स्फीयर के कारण क्या आएगा? 0। एंड द थर्ड पॉइंट इज x इज ग्रेटर देन 2r, यानी यहां पर वो बाहर है। अगर ये बाहर है तो भी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर होगी? थर्ड पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर दोनों के कारण। सॉलिड स्फीयर के कारण कितनी होगी? जी m1, आउटसाइड है ना सॉलिड स्फीयर, तो ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी? x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस हॉलो स्फीयर के कारण अब बाहर है ना, तो होगी वो कितनी होगी? जी m अपॉन x माइनस r का स्क्वायर। आया समझ में? इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है x माइनस r, तो g स्मॉल m, क्योंकि इसका शेल का मास स्मॉल m अपॉन x माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आंसर्स आ गए। अब इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये इजी है। ये रॉड और ये दो रॉड है, उसके कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी। जब हमें इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है मल्टीपल मासेस के कारण, तो एक के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किधर आएगी? इधर, ये E1 और उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड किधर आएगी? इधर, ये E2। तो E1 की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? जी m अपॉन L प्लस यस और नो? तो जी m अपॉन 2L स्क्वायर। बेटा दिस इज दिस एंड से डिस्टेंस इनटू दिस एंड से डिस्टेंस, और E2 की वैल्यू क्या होगी? जी m अपॉन सेंटर से डिस्टेंस यानी L और इस एंड से डिस्टेंस यानी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ। तो दिस इज जी एम, ये आ जाएगा 5L स्क्वायर, तो रूट 5L स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर रूट 2। गॉट इट? तो टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या? वेक्टर फॉर्म में आएगा तो आ जाएगा माइनस E1 I कैप माइनस E2 J। क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, दूसरा नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू टू रॉड एट दिस पॉइंट। करेक्ट? ये सभी इजी है। अब मल्टीपल क्वेश्चंस जो है ना वो ऐसे ही आते हैं कि आपको अलग अलग चीज़ों के कारण टोटल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है वो आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर में सीखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, है ना, फिर बाद में अपन इसको अच्छे से समझेंगे। वी नो दैट gravitational field is conservative in nature, therefore gravitational potential energy is well defined. Since gravitational फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव है, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वेल डिफाइंड होती है। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी का नेगेटिव, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन कैरिंग द बॉडी फ्रॉम बी टू ए, सॉरी ए टू बी। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो टाइप की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो टाइप की होती है। पहला टाइप होता है इंटरएक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है सेल्फ एनर्जी। एक होता है इंटरएक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा क्या होता है, सेल्फ एनर्जी। इंटरएक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस होगा। ये क्या होगा, ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ मासेस का होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ऑफ अ सिंगल बॉडी का होता है। ये सिस्टम ऑफ मासेस का होता है और ये एक बॉडी का होता है। तो इंटरएक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है वर्क डन इन असेंबलिंग दैट पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर एक्चुअल लोकेशन। यानी कि हम इन्फिनिटी से एक एक पार्टिकल को पहले m1 को लेकर आएंगे यहाँ तक, फिर m2 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे, फिर m3 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे। वो होगी इंटरएक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इंटरएक्टिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज work done in bringing each particle from infinity to their actual position, है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ईच पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर एक्चुअल पोजिशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपका बचता है अभी, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हैं। इसको अच्छे से समझो, घर पे जो आपको सेशंस वाइज थ्योरी दी है उसको पढ़कर आइएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ठीक है। आज इतने ही रहने देते हैं।